नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज आप लोग की इस आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में हम फुल रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और 2019 में भी सेम यही पैटर्न रहेगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग के इस आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्ज़ाम में रीजनिंग के आप लोग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 30 प्रश्नों का लेवल कैसा रहेगा और लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे कि दोस्तों आप सभी को आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा। अगर आप लोग वीडियो को बीच से स्किप करते हैं या फिर देखने के बाद छोड़ देते हैं तो आप लोग सभी क्वेश्चन को नहीं जान पाएंगे। और आप लोग को यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप लोग इस परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों फिलहाल अब आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करने के लिए मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोग को मैथ्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सभी को हमारे चैप्टर वाइज वीडियो जो है आप लोग को हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो अभी फॉलो करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को आरआरबी यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड जो भी मैथ्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन है मैंने बिल्कुल विद डिटेल से आपको बताए हैं, बिना किसी एड ब्रेक के, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग अपने पेपर को सॉल्व करें तो आपको बता दें, यहाँ पर देखिए 90 मिनट है आप लोग के पास, जिसमें 40 क्वेश्चन तो आप लोग के जीए के हो जाएंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, और आज हम इसमें सेक्शन सॉल्व करेंगे सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति का, जिसके 30 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो आज इस वीडियो में 30 के 30 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है आप लोग की 1/3 की, तो उसी के हिसाब से आप लोग को इन 90 मिनट्स के अंदर ही इन 100 क्वेश्चन को करना है। इसी की प्रैक्टिस दोस्तों आप लोगों को करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपने इस लेटेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी का जो है 30 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था, तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। और मैंने जो है इसका आप लोग को बता दें, सामान्य जागरूकता और मैथ्स का कंप्लीट जो है सेक्शन मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। और आज इसमें हम सामान्य तर्क शक्ति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि रीजनिंग के, वो हम 30 प्रश्न आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आप लोग के सामने। एक आप लोग को यहाँ पर मिसिंग नंबर जो है फाइंड आउट करने के जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को लॉजिक समझना है कि आखिर क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं हम लोग 3 + 6 + 8। तो दोस्तों हमारा 8 5 13 14 15 16 17। अगर आप लोग इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। सेम दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या इसमें फॉलो करेंगे, तो हमारा देखिए 17 आ रहा है। अब देखिए 8 5 13 और 4 17, हमारा जोड़ने पर यहाँ पर भी 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग का 17 आना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या होगा, 7 और 4 ये तो हो जाएगा 11, और 11 और 6 मिलाकर होता है 17। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आएगा आप लोग का 6 वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आप लोग का ए वाला। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को आज का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर आखिर लॉजिक क्या लग रहा था। इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सिंपल को लिखा जाता है आप लोग का 631549, प्लो को लिखा जाता है 547028, और उसी कूट भाषा में स्लिप को क्या लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर स्लिप लिखना है SLEE और P। अब देखिए यहाँ पर S को लिखा जा रहा है 6, ठीक है, लिख लिया 6। एल को देखिए दोस्तों यहाँ पर एल को लिखा जा रहा है 4, ठीक है। ई देखिए यहाँ पर जो ई है लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 9 लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 46 99 कहाँ पर है, तो 46 और 99 पहले वाले ऑप्शन में। और पी को देखें क्या लिखते हैं, पी को लिखते हैं 5, तो आ गया हमारा 995। तो ये होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप लोग को लॉजिक लगाना है। फाइनली जो है आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, एस आप लोग का आ जाएगा 64,995, यानी कि बी वाला जो आंसर राइट आएगा, क्योंकि आपको लिखना था यहाँ पर स्लीप। तो एस की क्या कोड क्या है, एस का कोड आप लोग का 6 है। तो आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी वाला 64,995। तो फिलहाल जो आप लोग की वैल्यू ऊपर दी होगी कूट भाषा में, उसी का यूज़ करके हमें नेक्स्ट वाली स्टेप फॉलो करना होगा, और देन हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें रीजनिंग में। अब ये जो आप लोग का क्वेश्चन आया यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप लोग का ब्लड रिलेशनशिप यानी कि संबंध चैप्टर से पूछा गया, रक्त संबंध चैप्टर से आया वो क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से जो लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको दे रखे 4 पॉइंट, इनको आप लोग को पढ़िए ध्यान से, और इसके बाद ही आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, पी जो है वो क्यू का पिता है। तो दोस्तों जो क्यू मान लिया, क्यू का पिता ऊपर मानते हैं, और जो पिता हो गया हमारा पी।
तो पी जो है वो क्यू का पिता है। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर कोई मेल कैंडिडेट होगा तो आप लोग उसको स्क्वायर में रखिएगा, और फीमेल कैंडिडेट हो तो उसको सर्कल में यूज़ करके लिखिएगा, तभी आप लोग जो है मेल और फीमेल का कन्फ्यूजन क्लियर कर पाएंगे। अब आर जो है वो पी का भाई है दोस्तों, अगर ये पी है तो आर इसका भाई है। आर मान लिया दोस्तों आप लोग का ये हो गया, ये आर इसका पी का भाई है तो ये भी लड़का हो गया। एस जो है वो टी का भाई है और टी क्यू का भाई है। अब क्यू का भाई कौन है? क्यू का भाई है टी, तो जैसे ये टी जो है वो क्यू का भाई है। और ऊपर दे रखा है एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भी भाई है, तो ये लिख लिया एस। तो आपको यहाँ पर बताना एस का चाचा है कौन। दोस्तों एस का चाचा कौन होगा? आर होगा, क्योंकि ये तो पापा होगा सबके। मान लिया अगर ये तीनों लोग भाई बहन है तो ये तो पापा होगा इनके, और पापा के भैया को क्या बोलते हैं? तो चाचा बोलेंगे या फिर ताऊ बोलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर चाचा ही पूछा जा रहा है, तो चाचा कौन हुए? चाचा होंगे आर। ठीक है, तो चाचा कौन है? चाचा है आर। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन रीजनिंग का। इसमें ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है। रफ को लिखते हैं ये लोग 37916, हैंगर को लिखा है इन लोगों ने ये नंबर। तो इसी कूट भाषा में ऑनर को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एच के लिए क्या यूज़ हो रहा है? 6 यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओ के लिए देखिए क्या यूज़ हो रहा है? रफ में ओ आपका ये है। ओ के लिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर यूज़ हो रहा है, 7 नंबर। तो लिख लिया हमने 6 और 7, 6 और 7 देखिए इसमें और इसमें। अब ये दोनों तो गलत हो गए कुल मिलाकर ऑप्शन। अब ऊपर वाले से देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिए, लास्ट में 93 और यहाँ पर 39 है, तो सीधे यू आर का निकाल लेते हैं। तो यू आर के लिए नंबर क्या है हमारा? देखिए यू बीच का नंबर है, बीच का नंबर यहाँ पर क्या है? 9 नंबर है, तो 9 लिख लेंगे। और आर दोस्तों पहला नंबर जो कि 3 है, 3 हो गया। 93 देखिए लास्ट में किसके आ रहा है? तो 93 लास्ट में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ए वाले ऑप्शन के, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो 30 नंबर पे पूछा गया, जो कि हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। बाकी ये पेपर मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस पेपर की हमारी जो है सामान्य जागरूकता की और मैथ्स की क्लास नहीं देखी है, तो आप लोग इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक भी आप लोग को जो है यहाँ पर दोस्तों एक आप लोग का इस साइड में एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा इस टाइप से। ठीक है, तो स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, यहीं विंडो के राइट साइड में इस जगह पर दोस्तों एक बटन आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग जो है अपनी लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे, जो कि मैं आपकी मैथ्स और जीएस की थी। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये 5 3 9 से 345 बना दिया, 6 4 10 से 460 बना दिया, तो 7 5 11 से क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम इसी को बताने वाले। तो देखिए 9 पंजे क्या होता है? 45 होता है, ये लिखा 9 पंजे 45, और 3 ऐसे का ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर करना है दोस्तों 6 धाम 60 ये लिखा, और 4 ऐसे का ऐसे उतार दिया। तो सेव दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5 तो ऐसे का उतार देंगे, और 11 सत्ते 77, तो 577 आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आप लोग का बी वाला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो 30वें नंबर पे है, 30 नंबर वाला हो गया है। और 30 के बाद दोस्तों हमारा 33 नंबर पे अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैं आपको बता दूं, ये रहा आप लोग के सामने। तो शब्दों के निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म जो है इससे भिन्न है, तो वह अन्य से 3 से भिन्न है। ये आपको बताना। देखिए फूल में पंखुड़ियाँ होती हैं, कुर्सी में पाया, व्रत में जो होता है चाप और आर्क होते हैं, और आवरण में पृष्ठ होते हैं। ठीक है, आवरण तो यानी कि कवर होता है, और कवर में पन्ने कहाँ से लगे। अगर बात होती है किताब की, पुस्तक की, तो उसमें तो आप लोग के पृष्ठ होते हैं, लेकिन आवरण में पृष्ठ कहाँ से होने लगे? तो बस यही सबसे अलग है, बाकी बिल्कुल सारे के सारे सही दे रखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। पोलाइट को लिखा जाता है POLITE। पोलाइट को लिखा जाता है दोस्तों क्या? OTILEP। समझ दोस्तों, अगर आपका ये 1 2 3 4 5 6 नंबर था, तो इसको देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर पहला आ जाएगा 2, फिर टी का नंबर क्या है? यहाँ पर टी का नंबर है 5, आई का नंबर है आप लोग का 4, एल का नंबर दोस्तों क्या लिखा हुआ? 3 है, ई का नंबर क्या है आप लोग का? ई का है 6, और पी का नंबर 1। तो 254 361 हो गया ये आप लोग का। अब आप लोग को जो लिखना है शूटर लिखना है, तो शूटर भी ऐसे लिखेंगे। तो ये तो आप लोग का 1 2 3 4 5 6 चल ही रहा है। सबसे पहले दूसरा वाला आएगा आप लोग का यू, इसके बाद दोस्तों आएगा 5वां वाला जो है आप लोग का ओ इसकी जगह पे, फिर चौथा वाले की जगह पे आप लोग का टी। तो यू ओ टी देख लीजिए कहाँ दे रखा है, तो ये आप लोग का दे रखा है डी वाले में और ए वाले में। आगे पढ़े देखिए, यहाँ पर दे रखा IRS और यहाँ दे रखा ISR, तो बस सीधे RS वाला चेक कर लीजिए। बस लास्ट का स्टेप दोस्तों यहाँ पर क्या आप लोग को दे रखा है? OR में देखिए, तो
यहाँ पर जो आप लोग का ओ आर क्या आएगा, तो देखिए ये आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर आर एस, लास्ट में क्या आएगा, ये आ जाएगा आप लोग का आर एस, क्योंकि देखिए ये आपका एस है और ये आपका आर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 3 आएगा, फिर 6 आएगा। तो 3 नंबर पर दोस्तों आप लोग का ये, और उसके बाद आप लोग का 6 आएगा, फिर 1 आएगा, लास्ट में आप लोग का ये बन जाएगा। तो 6 नंबर पर दोस्तों क्या है, आप लोग देख सकते हैं आर है, और आपका 1 नंबर पर क्या है, वो आपका एस है। तो कुल मिलाकर आप लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा ए वाला। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग बड़ी ही आसानी से लगा पाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 48 नंबर पे है, क्योंकि बाकी मैंने पेपर पूरा आप लोग को सॉल्व करा रखा है। आप लोग चाहें तो हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 35 के बाद सीधे 48 नंबर पे आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, और आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, कथन एवं तर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए करना क्या होता है, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना पड़ता है। तो वही चीज़ आप लोग को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कथन दे रखा है, क्या कथन दिया गया है, 3 दशकों से भी अधिक समय से कंपनी एमपीएस पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण और इसके कुशल उपयोग और प्रबंध के लिए समर्पित है। तो यहाँ पर साफ तौर पे दे रखा है दोस्तों 3 दशकों से, यानी कि दोस्तों पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से कंपनी एमपीएस जो है ये पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण जो है इसके कुल उपयोग और मैनेजमेंट के लिए समर्पित है। अब यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इस कथन के आधार पर इन दोनों निष्कर्ष को पढ़कर यह बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सत्य होगा और कौन सा इस बात का अनुसरण नहीं करता, जैसा कि आपको कथन में दिया गया है। तो देखिए आप लोग का पहला इसमें निष्कर्ष रखा है, कंपनी को अब भी इस क्षेत्र की मूलभूत चीज़ें सीखने और अर्जित करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर सीखने और सिखाने की बात तो हुई नहीं है, तो पहला वाला तो पॉइंट गलत हो गया। दूसरा देखिए ज्ञान और निपुणता की तुलना में समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। ज्ञान और निपुणता की तुलना में समर्पण कर देना तो वो बात भी गलत है। ठीक, तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल गलत हैं। तो ना तो इसका पहला होता है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, जैसा कि कथन में आपको दे रखा है, तो बिल्कुल गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 49, पढ़िए और बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो 6-7 लोग हैं, एक है आपका अनीता, दूसरी है विनीता, तीसरी है सिंडी, चौथा है दीपक, पांचवा है आइंस्टीन, छठा है फिरोज और सातवां है जॉर्ज। ये 7 लोग हैं। ये एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। फिरोज क्या आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठा है, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, सिंडी जो है विनीता और दीपक की पड़ोसी है, तो दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति एक छोर पर है। अब इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही आप लोग को जो है सॉल्व करके बताना है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग फॉलो करेंगे, फिर इससे रिलेटेड आप लोगों से यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे गए। अगर एक बार आप लोग सही ऑर्डर में लगा लेंगे तो सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए फिलहाल मैं क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। देखिए कौन कौन व्यक्ति, 7 लोग हैं। एक आप लोग का अनीता जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, दूसरा विनीता इसको मान लिया वी, तीसरा है हमारा सिंडी, फिर है हमारा दीपक जिसको डी से कर लिया, आइंस्टीन आई, फिरोज को माना एफ और जॉर्ज को मान लिया जे। ठीक है, तो ये 7 लोग हैं, ये एक लाइन में बैठे हुए हैं और इन सभी के डायरेक्शन जो उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ मुँह करके, यानी कि लोग सामने मुँह करके इस तरीके से इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस क्रम में नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि कुल 7 लोग हैं जो कि उत्तर दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं, उत्तर दिशा में। अब पढ़िए पहला स्टेप क्या है, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है। तो आइंस्टीन के तुरंत दाएं कौन है, आइंस्टीन के राइट साइड में कौन है, ये है फिरोज। आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा है। अगर जॉर्ज दोस्तों आप लोग का यहाँ पर होगा तो दाएं चौथा कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे आइंस्टीन आ जाएगा। और सिंडी जो है विनीता और दीपक की पड़ोसी है, तो सिंडी लिख लिया यहाँ पर। तो दीपक और विनीता के पड़ोसी, तो दीपक और विनीता यहाँ पर भी आ सकते हैं या फिर विनीता और दीपक आ सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में जो सिंडी जो है वो दीपक और विनीता की पड़ोसी है। और दीपक के बाएं तीसरा जो स्थान है वो व्यक्ति पंक्ति के छोर पर है। अगर दीपक के आपको बाएं तीसरा मानना है, देखिए बाएं तीसरा कैसे हो सकता है, देखिए अगर दीपक यहाँ पर तो पहला दूसरा ही होगा, तो यहाँ तो दीपक होगा नहीं। तो दोस्तों दीपक आप लोग का यहाँ पर ही होगा और यहाँ पर आप लोग का विनीता आ जाएगा, तभी तो आप लोग मान सकते हैं कि दाएं तीसरा होगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस जगह पे दोस्तों क्या आ जाएगा, इस जगह पे आपका कौन बचा है, जॉर्ज बचा है, तो जॉर्ज यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, जॉर्ज हो चुका है आपका, सॉरी, यहाँ पर आप लोग का बचा है अनीता। अनीता एक व्यक्ति रह गई तो अनीता हो गया। तो देखिए ऑर्डर क्या बना, इस ऑर्डर को आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑर्डर आपका बना है, पहले नंबर पे है जे, फिर है आप लोग की विनीता, फिर है आप लोग की सिंडी, फिर है आप लोग का दीपक, फिर आप लोग का है यहाँ पर आइंस्टीन, फिरोज और ए। तो इसको याद रखें JBS
DIFA, JBS DIFA, बस साफ साफ लिख लीजिए इसको, JBS DIFA, JBS DIFA। अब पहला क्वेश्चन देखिए, अनीता जो है किस स्थान पर बैठी है? अनीता आप लोग जो है पंक्ति के दाएं छोर पर बैठी है, ठीक है ना। पंक्ति के किस छोर पर है? अनीता पंक्ति के दाएं छोर पर, नहीं कि बिल्कुल राइट साइड में, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे बैठी हुई है। तो JBS DIFA, JBS DIFA, ठीक है। अगला यहाँ पर लिखिए JBS DIFA, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? आइंस्टीन जो है वो दीपक के तुरंत बाएं बैठा है, तो आइंस्टीन जो है वो दीपक के तुरंत बाएं बैठा है, तो पहला वाली गलत हो गया, क्योंकि बाएं नहीं है दाएं है, क्योंकि आइंस्टीन जो वो दीपक के तुरंत दाएं पर है। अनीता जो पंक्ति के किसी एक छोर पर है, तो हाँ बिल्कुल अनीता जो बिल्कुल लास्ट राइट कॉर्नर पे है। जॉर्ज जो है वो विनीता के तुरंत बाएं बैठा, तो जॉर्ज जो है विनीता के तुरंत बाएं बैठा, ये देखिए बैठा हुआ है, ठीक है। और फिरोज जब वो दीपक के दाएं दूसरा है, तो बिल्कुल फिरोज देखिए यहाँ पर, ये इसके दाएं जो है इसका दूसरा है, दीपक के दाएं दूसरा है फिरोज, ठीक। ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हो गई। अगला फिलहाल ये याद रखिए अभी आप लोग JBS DIFA, यहाँ पर ही नोट कर लेंगे JBS DIFA, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, विनीता का पड़ोसी कौन है? तो दोस्तों विनीता के पड़ोसी आपके कौन होंगे? तो एक तो दोस्तों आप लोग का विनीता का पड़ोसी कौन हुआ? ये जे हुआ, जे का नाम मतलब क्या है? ये आप लोग का जॉर्ज, और एक विनीता का हुआ आप लोग का एस यानी कि सिंडी। तो जॉर्ज और सिंडी ये दोनों ही होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? ये होगा आपका बी वाला। क्लियर हो गया इतनी बात? तो बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का है सिंडी और जॉर्ज। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ऐसे इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को बेहद ही पसंद आ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन, ये एक बार चार्ट दे रखा है, इससे रिलेटेड आप लोग के इस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाते हो, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों एक बार चार्ट दिया गया, देखिए इस बार चार्ट में दिया गया निम्नलिखित तालिका जो है टीवी सेटों की बिक्री का वर्षवार वितरण दिखाती है। तो यहाँ पर एक टीवी सेटों की बिक्री के बारे में दिखाया, जैसे कि ये आप लोग को दे रखे हैं, ये आप लोग का जो बाई एक्सिस है, यहाँ पर रेटिंग दे रखी है टीवी कितनी बिक रही है, कि 10,000 बिक रही है, 20,000 बिक रही है डेली, या फिर इस साल में 30,000 बिक चुकी है, 40,000 बिकी है। और ये टाइम दे रखा है कि 1997 में इतनी बिकी है, ये इतनी इतनी इतनी, ये सब दे रखा है आप लोग को वैल्यू, कि किस साल में जो है वो इस पूरे साल में कितनी टीवी बिकती है, ये पूरा बिक्री दर उसकी दे रखी है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, इससे क्या पूछा गया है, 2001 से लेकर 2002 में जो है टीवी सेटों की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई? दोस्तों 2001 ये रहा टाइम, और 2001 में जो टीवी बिकी थी 18,000 बिकी थी, और 2002 में दोस्तों यही संख्या जो है वो कितनी हो गई? 40,000 हो चुकी है। तो कितने % की वृद्धि हुई आपको बताना। सबसे पहले वृद्धि हुई कितनी है? देखिए 18,000 से 40,000 सीधा हुआ, यानी कि 22,000 की वृद्धि हुई है। और किस पर हुई है? 18,000 पे हुई है। तो दोस्तों सीधे ऊपर लिखेंगे 22, नीचे लिखेंगे 18, 1000 से 1000 दोनों कट जाएगा, और परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नेम 18। तो यहाँ पर आ गया आप लोग का ऊपर 1100, नीचे आ जाएगा 9, और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 122 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी वाला 122%। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए क्या है, 1999 और 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग जो है ये किस वर्ष की बिक्री के बराबर है? तो 99 और 2001 की देखिए, ये आप लोग की 30,000 है, और 2001 की दोस्तों ये आप लोग के जो है 18,000 है। तो 30,000, 10 40,000, और 8,000 48,000। तो 48,000 दोस्तों ये किस में है? ये आप लोग की 1997 में। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों क्या होगा? ये इसके बराबर बैठ रही है, ठीक है। इन दोनों को बराबर मतलब जो है बराबर करके जो है प्लस करके ये आप लोग के 1997 के बराबर बैठ रही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोग का 1997, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसका आप लोग का जो सही जवाब है ये है ए वाला 1997। इतनी बात उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गई। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आप लोग का 1997। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन दे रखा है कि उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। निष्कर्ष दे रखा है आप लोग को परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और सेकंड निष्कर्ष दे रखा है आप लोग को वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो है ये छात्रों की वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है, ठीक है।
तो कथन में आप लोग को सिंपल साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि उन्होंने जो है वो वर्तमान प्रणाली, जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, इसको समाप्त करने और इस पर छात्र को, इस स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि परीक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए। तो पहला वाला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर परीक्षाओं को समाप्त करने की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ पर सिर्फ उस सिस्टम को खराब करने, वो जो है समाप्त करने की बात कही जा रही है जो सिस्टम हमारा करप्ट है, लेकिन इसकी जगह पर दूसरा सिस्टम जो है, दूसरी पद्धति को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। तो देखिए पेपर समाप्ति का तो इसमें कोई मतलब है नहीं। इस बात को तो आप लोग भी भली भांति समझ गए होंगे। देखिए सेकंड पॉइंट आपका क्या रखा है, ध्यान दीजिए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो है ये छात्रों की वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है। तो बिल्कुल दोस्तों ये बात सही दे रखी है, तो सेकंड वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो केवल जो है निष्कर्ष सेकंड वाला अनुसरण करता है, बाकी कोई नहीं करता। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। ठीक है, तो उन्हीं का जवाब आप लोगों को देना। देखिए क्या दिया गया है, 50 छात्रों के क्लास में 18 छात्रों ने साहित्य, 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने दोस्तों जो है दोनों ही, यानी कि साहित्य और भाषा दोनों ही विषय लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया, केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। तो टोटल परसेंटेज निकालना है जिन्होंने केवल साहित्य में ही रजिस्ट्रेशन कराया, नामांकन लिया है, तो कितने परसेंट छात्र। तो आइए जानते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, लिखते हैं हम लोग जैसे कि 18 छात्र साहित्य के हैं और 26 छात्र भाषा के हैं और 2 दोस्तों साहित्य और भाषा दोनों के। तो ये दोस्तों 2 दोनों के ले लिए, ये हमारा साहित्य के हो गए और ये हमारे भाषा के हो गए 20 है। तो साहित्य के हो गए टोटल 16 छात्र, 16 और 2 मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारे कितने दे रखे हैं, 26 दे रखे हैं। तो अंदर कितने लिखेंगे, 24 लिखेंगे। तो 24 ये अंदर वाले और इसमें 2 आप लोग के कॉमन है, तो 24, 25, 26। ठीक है, अब आप लोग देखिए जो केवल साहित्य वाले छात्र कितने हैं, 16 हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ रहे केवल साहित्य वाले छात्र कितने हैं, 16 हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 50 हैं। और आपको प्रतिशत में बदलना है तो 200 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। तो 32% छात्र दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास केवल और केवल साहित्य ही है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने छात्रों ने केवल एक ही विषय में नामांकन कराया, ये आपको बताएं दोस्तों। तो आपको मैंने अभी एक डायग्राम बताया था दोस्तों, ये आप लोग के इधर दोस्तों 16 थे और ये 2 दोस्तों दोनों हैं और इधर थे 24। तो 16 और 24 को जोड़ेंगे तो आप लोग कितना थे, 6 4 10, 2 3 और 40। 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आप लोग केवल मतलब एक ही विषय में नामांकन कराए, चाहे वो आप लोग का साहित्य हो जाए, चाहे वो केवल भाषा हो। तो टोटल 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में ही नामांकन कराया है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या रखा है, कक्षा में कितने छात्रों ने साहित्य या फिर भाषा में नामांकन नहीं कराया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए टोटल हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 छात्र तो दोनों में है, ये आप लोग के 16 इसमें थे और 24 छात्र जो है आप लोग के भाषा में। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 16 17 18 और 24 मिलाकर ये हो गए आप लोग के 42 छात्र। ठीक है, इन सबको अगर आप लोग मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके 42 आएंगे। तो 42 50 में से 42 छात्र तो ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई भाषा है या साहित्य है, एक विषय तो है ही। लेकिन 50 में से 8 छात्र ऐसे हैं जिनके पास कोई भी विषय नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी वाला, यानी कि इसका आंसर आएगा आप लोग का 8। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पी जो है वो क्यू की बहन है, आर क्यू की माँ है, एस जो है वो आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित हो गए आपको बताना है। एक बात आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, अगर कोई मेल कैंडिडेट होगा तो उसको आप लोग स्क्वायर बॉक्स में लिखेंगे और फीमेल कैंडिडेट को आप लोग सर्कल में लिखिएगा। इससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पी जो है वो क्यू की बहन है। तो दोस्तों क्यू है, इसकी बहन होगी पी, तो मैंने बना ली इस गोले में। आगे पढ़ते हैं। आर जो है वो क्यू की माँ है। तो क्यू की माँ दोस्तों कौन होगी, ये होगी आर, तो माँ है इसलिए इसको सर्कल में लिख लेते हैं। एस जो है वो आर का पिता है। ठीक है, आर का पिता दोस्तों कौन है, ये हो गया आप लोग का एस। एस माने दोस्तों क्या है, आर का एक पिता है। ठीक है, ये आर का पिता हो गया। अब देखिए टी एस की माँ है। अब एस की माँ भी ऊपर दे रखी है जो कि है आप लोग की टी। टी जो है वो एस की भी माँ है, मतलब नेम से। तो आपको बताना पी का एस से किस प्रकार से, दोस्तों पी जो है वो एस का कौन हुआ। दोस्तों देखिए ये दोनों अगर भाई बहन है तो इनकी मम्मी हुई, तो मम्मी के जो पापा होंगे
यानी कि आप लोग के नाना होंगे। तो बात हो रही नाना की, तो पी जो है वो एस के नाना है, लेकिन आपको बताना पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी जो है वो एस की नातिन होगी। तो कौन होगी, इसकी नातिन होगी, और नातिन ही इसका आंसर रियल है, बाकी तो ये पोती दे रखा ऑप्शन में, फिलहाल इसकी एक ग्रैंड डॉटर होगी, तो नातिन इसका राइट आंसर आएगा। इतनी बात सभी के समझ में आ गई है, ठीक है। अब आपको बताना है इस चित्र को चुनिए जिसमें आप लोग का एक विकल्प ऐसा जो कि अन्य 3 से विकल्प से अलग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आपको ये ऑप्शन दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। इसमें सबसे जो अलग है वो आप लोग का सिर्फ पहला वाला है, बाकी सारे आप लोग के गलत दिए गए, और इसका राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए वाला। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप लोग का 71 था, अब अगला क्वेश्चन 73 पर है। देखिए क्या दिया गया है, यू डब्ल्यू का पिता है, एक्स वी का पुत्र है, बाई यू का भाई है, डब्ल्यू एक्स की बहन है, तो वी जो है बाई से किस प्रकार संबंधित है। तो इन दोनों में जो है देवर और भाभी का रिश्ता होगा। देखिए क्या, यू जो है वो डब्ल्यू का पिता है, तो डब्ल्यू का पिता जो है वो कौन है, वो हो गया यू, तो डब्ल्यू का पिता हो गया यू। एक्स बी का पुत्र है, तो दोस्तों क्या है, एक्स जो है बी का पुत्र है, तो बी यहाँ पर हो गया, इसका पुत्र एक एक्स हो गया, इसको भी लिख लिया, यहाँ पर पुत्र है तो ऐसे लिख लिया। अब बाई और यू का भाई है, बाई और यू ये भाई भाई हैं, तो मान लिया दोस्तों बाई क्या है, ये भाई भाई मान लिया दोस्तों, दोनों लोग साथ में लिख लिया इसलिए। डब्लू एक्स की बहन है, एक्स की बहन मान ली भैया, डब्लू हो गई है, ठीक है। बी बाई से किस प्रकार संबंधित है आप लोग बताइए, बी जो है बाई से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों अगर इसकी पत्नी हुई, ये इसका दोस्तों भैया है, तो इनमें क्या ही कहोगे, भाभी और देवर का रिश्ता होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा देवर। तो दोस्तों जो भाई है ये बी का देवर होगा, भाई जो है वो बी का देवर होगा। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को लगाना है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आइए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए आपका क्या दे रखा है यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, शब्दों के निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म जो है वो भिन्न है, तो वह कौन सा है जो अन्य तीनों से अलग है, ये आपको बताना। देखिए पिस्तौल बंदूक एक ही चकदे बगदे हैं, समझ लीजिए एक ही थाली की चीज़ें। चाकू और कटार ये काटने के काम में आते हैं। कार और बस ये ले जाने के काम में आते हैं, लेकिन इंजन और ट्रेन ये अलग अलग है। इंजन ये ट्रेन के आगे हिस्सा लगा होता है, लेकिन जबकि कार और बस का इतना रिलेशन नहीं है आपस में, तो इंजन और ट्रेन यही आप लोग का ऑड लग रहा है, बाकी सारे सेम लग रहे हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग का सी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है वो 86 नंबर पे है, तो आइए देखते हैं इसको। तो ये आ गया आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये आप लोग का कथन और तर्क से रिलेटेड है। जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते, तो प्रत्येक जो है स्वतंत्रता और लोकतंत्र ये अर्थविहीन हो जाता है। ठीक है, क्या बात कही गई दोस्तों, जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते, स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थविहीन है या फिर अर्थहीन है। तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये बात तो नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही गई है कि लैंगिक समानता जो है ये वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। दे रखा है लैंगिक समानता है ये स्वतंत्रता और लोकतंत्र इन दोनों की ओर ले जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, ये होगा केवल द्वितीय जो है अनुसरण करता है, पहला नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोग का 90 नंबर पे होगा। देखिए आपको यहाँ पर 4 डायग्राम दे रखे हैं और इसमें से एक ऐसा चित्र है जो कि सबसे अलग है, तो उस चित्र को चुनना है। तो देखिए पहला वाला चित्र देखेंगे तो देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, देखिए ये डायरेक्शन इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है। इस वाले में देखिए विपरीत डायरेक्शन, ये भी इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इसमें भी विपरीत है, इस वाले में देखिए विपरीत है। लेकिन दोस्तों लास्ट वाला स्टेप देखिए, इसमें डायरेक्शन भी आपकी इधर है, ऊपर वाले में डायरेक्शन इधर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम स्थान पर है। तो इसलिए सबसे अलग जो होगा आप लोग का ये 4th वाला होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी वाला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोग एक ही बार में समझ गए होंगे और मुझे नहीं लगता इस चीज़ को आपको दोबारा भी बताना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तो आइए जानते हैं। तो एक सरकार एक जल्द ही विधेयक लाने जा रही है जो निधि संस्थानों की स्थापना की अनुमति देगा, लेकिन ऐसा बहुत सख्ती निर्देशों के तहत होगा। तो इसमें जो बिल्कुल सही जो बैठता है कथन ये आप लोग का यही कि अधिक संस्थानों की मांग में तेजी आ रही है, ऐसा इसीलिए किया जा रहा है। और लास्ट में दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 आज के इस वीडियो का, आइए जानते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है और यहाँ पर आपको दिया गया है कोडिंग और डिकोडिंग। देखा है कोडिंग और डिकोडिंग के आप लोग के 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आपके इस पेपर में। तो देखिए यहाँ पर कैपलर लिखा है, यहाँ पर इन्होंने KEPLER और कैपलर को नीचे लिख दिया यहाँ पर आके दोस्तों EKLR।
PRE प्री बना दिया। तो यहाँ पर था आप लोग का 1 2 3 4 5 6, इन लोगों ने दोस्तों इसको किस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए आप लोग का अगर ई मान लेते दोस्तों, ये आप लोग का 2 नंबर का है, ठीक है। के आप लोग का देखिए पहले नंबर पे है, एल आप लोग का जो चौथे नंबर पे है, पी आप लोग का तीसरे नंबर पे है, और आर आप लोग का छठे नंबर पे, और ये ई आप लोग का 5वें नंबर पे। तो सिमिलरली दोस्तों आप लोग को गैलेक्सी वैसे लिखना पड़ेगा। गैलेक्सी में आप लोग का सबसे पहले दूसरा नंबर वाला आप लोग का ए आएगा, और ए दोस्तों आप लोग को सिर्फ आप लोग को बी वाले में दिख रहा है, तो ज़्यादा चेंज करना नहीं। तो सीधे आप लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग का बी वाला आ जाएगा। आप लोग चाहें तो लगा कर देख सकते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप लोग क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं सभी फ्रेंड के साथ अपने, ठीक है, ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट, पेपर सब कुछ लेकर आऊँगा। तो बस आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो बन रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, खुश रहें, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।